सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल द फिजिक्स गेम। मैं पार्थ श्रीवास्तव करंटली एनरोल्ड इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमने यहां पर केमिकल रिएक्शंस की बात अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर में अल्कोहल और फिनॉल की बात यहां पे कर ली थी। अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी तो मैंने कहा था कि मैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स और कमर्शियल इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स को एक नए वीडियो में कवर अप कर दूंगा। तो आज उसी की बारी यहाँ पे आ चुकी है। हम यहाँ पे फिनॉल के रिएक्शंस और कुछ इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स के बारे में यहाँ पे इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट जरूर से कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही लगातार वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते रहे। तो अब हम वीडियो में यहाँ पे आगे चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। और जितने भी लोगों ने यहाँ पे लाइक नहीं किया ना भाई, लाइक जरूर से पहले कर देना यार। वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है और कमेंट भी कर दिया करो अगर कोई टॉपिक समझ में ना आ रहा हो या कोई तुमको कुछ और यहाँ पे बताना हो, जो भी तुम्हारा यहाँ पे मन करे कमेंट जरूर कर दिया करो यार, ताकि हमें भी लगे कि तुम यहाँ पे वीडियो देख रहे हो और कुछ यहाँ पे सीख रहे हो। ओके, तो देखिए आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फिनॉल के रिएक्शंस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोनिक एसिड ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन रहता है, बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल रहता है। ओके, इसलिए और बहुत सारे रीजन यहाँ पे होते हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो अब यहाँ बात करने वाले सबसे पहले हम नाइट्रेशन के बारे में। नाइट्रेशन करने का मतलब कि फिनॉल पे नाइट्रेट ग्रुप का आना, फिनॉल पे नाइट्रेट ग्रुप का आ जाना, नाइट्रेट ग्रुप का आना, नाइट्रेट ग्रुप का आना। ओके, ये होता है हमारे यहाँ पे नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन हम दो तरीके से फिनॉल पे करते हैं। एक हम करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ और एक हम करते हैं यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 के साथ, एक डाइल्यूट HNO3 के साथ। अब दोनों में फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है, जैसे कि ये आपका फिनॉल है, अब ये आपका फिनॉल है। अगर हमने यहाँ से इस पर डाला, यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 डाल दिया, डाइल्यूट HNO3, तब तो बहुत बढ़िया रहेगा। तब हमें डायरेक्टली एक नाइट्रेट ग्रुप हमें यहाँ पे तुरंत मिल जाएगा। तो उस केस में हमें फिनॉल पे, ये आपका फिनॉल है, एक NO2 ग्रुप हमें यहाँ पे मिल जाएगा एक ऑर्थो पोजिशन पे, और एक हमें यहाँ पे पैरा पोजिशन पे मिल जाएगा, पैरा पोजिशन पे मिल जाएगा। और ये आपका यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट होगा और ये आपका यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा। पैरा पे जब भी कोई बनता है यहाँ पे तो उसे हम मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत आसान हो गया कि अरे वाह सर बहुत बढ़िया हो गया, तो हमें तो तुरंत मिल गया, तब तो हमें यहाँ पे कोई छिड़काने करने की जरूरत नहीं, फिनॉल पे नाइट्रेट ग्रुप आ गया, हमारा काम हो गया, नाइट्रेशन डन हो गया। लेकिन मुद्दा यहाँ पे फंसता है कि डाइल्यूट HNO3 डालने पे तो दे दिया, लेकिन अब क्वेश्चन ने यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया कि कंसनट्रेट HNO3 डालोगे तो क्या होगा। तब क्या होगा, अगर हमने यहाँ पे फिनॉल पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दिया तब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो आपका फिनॉल है, ये जो आपका यहाँ पे फिनॉल है, अब यहाँ पे नाइट्रेट ग्रुप 3 जगह आ जाएगा, दोनों ऑर्थो पोजीशन भी कवर कर लेगा और पैरा पोजीशन भी कवर कर लेगा। तो ये आपका कुछ स्ट्रक्चर आपका कॉन्सेंट्रेट HNO3 डालने पे हमें यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि अगर हमने डाइल्यूट HNO3 डाला तब तो फिनॉल पे नाइट्रेट ग्रुप आया, नाइट्रेशन आराम से हो गया। लेकिन कंसंट्रेटेड HNO3 डालने पे क्या होगा, नाइट्रेट अपने आप को काबू नहीं कर पाएगा, सारे मेजर ग्रुप्स पे वो जाके जुड़ जाएगा, यानी कि सारे ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जाके वो यहाँ पे NO2 ग्रुप आ जाएगा, और होता तो और ज्यादा यहाँ पे उग जाता। तब ये जो यहाँ पे कुछ कंपाउंड बनेगा इसे हम यहाँ पे फिर नाम देंगे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। फिनॉल के जितने भी रिएक्शन है सारे के सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बहुत सारे आते हैं एग्जाम्स में, तो आपको ये याद रखना चाहिए। और इसका एक और नाम रहता है जो CUET में पूछा है, 2-3 बार पूछ चुका है कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का दूसरा नाम क्या है, या पिक्रिक एसिड जो इसे हम यहाँ पे कहते हैं इसका दूसरा नाम क्या है। तो पिक्रिक एसिड और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल दोनों ही एक ही चीज होते हैं। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का दूसरा नाम पिक्रिक एसिड होता है, जो कि यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट और यहाँ पे आती है कि यहाँ पे जो हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल रहता है, जो यहाँ पे आपका डाइल्यूट HNO3 डालने पे बना है, ये हमारा इस पैरा नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा स्टीम वॉलेटाइल होता है, ज्यादा स्टीम वॉलेटाइल। तब ये स्टीम वॉलेटाइल क्या होता है और क्यों होता है। स्टीम वॉलेटाइल का मतलब कि ज्यादा बढ़िया से वोलेटिलिटी अपनी शो करना हीट में, हीट की प्रेजेंस में आप कह सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे हेलोजनेशन दिया हुआ है। एक काम करता हूँ मैं इसे यहाँ पे रब कर देता हूँ ताकि आपको टेंशन ना हो। स्क्रीनशॉट लेने लगा नहीं लिखे हो तो, क्योंकि मैं रब करने वाला हूँ, तो इसे हम यहाँ पे रब करते हैं। डाइल्यूट HNO3 की हमने बात की, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की बात की। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टीम वोलेटाइल का, यहाँ पे मतलब
तो इससे हम पहले पूरा रब ही कर लेते हैं ताकि आपको टेंशन ना हो बिल्कुल भी। ओके, तो अब क्वेश्चन यहाँ पे कभी कभी ये होता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलाटाइल, यानी वोल्टैलिटी, स्टीम वोल्टैलिटी इसकी ज़्यादा है, इज मोर स्टीम वोलाटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। अब पैरानाइट्रोफिनॉल हमारा मेजर प्रोडक्ट है तो सब कुछ उसमें ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ऑर्थो के मुकाबले, माइनर प्रोडक्ट के मुकाबले, लेकिन यहाँ पे स्टीम वोल्टाइल के केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? उसका रीज़न है कि हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन बहुत आसानी से होता है। इंट्रा, ये इंट्रा है, इंटर नहीं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में। इसलिए हमें यहाँ पर स्टीम वोल्टैलिटी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। अब पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या रहता है कि आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक होती है आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि आपकी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में देखने को मिलती है, एक होती है आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आपकी पैरानाइट्रोफिनॉल में देखने को मिलती है। इस वजह से आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज़्यादा स्टीम वोलेटाइल होता है एज कम्पेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। अब स्टीम वोलेटाइल का अगर आपको डीप में यहाँ पे जानने का, यहाँ पे अगर आप उत्सुक हैं तो आप उसको खुद पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी चाहिए, आपको समझनी चाहिए। खाली मेरे पढ़ाने से या मेरे नोट्स लिखवाने से आपको फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप खुद से सीखने की चाह नहीं रखेंगे। आप कुछ वर्ड्स को यहाँ पे नहीं समझेंगे, ना खोजेंगे खुद से, तब तक आपको यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, आपको खोजी बनना है, आपको यहाँ पे आविष्कार करना है, आपको यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट्स है तो आपको यहाँ पे साइंस के ही फील्ड में आगे जाके साइंटिस्ट जैसा काम यहाँ पे आपको लगातार करते रहना है। खोजी बनिए, खोजते रहिए लगातार। अब हम यहाँ बात करेंगे हैलोजिनेशन के बारे में। नाइट्रेशन तो हमने कर लिया, अब होता है यहाँ पे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब कि आपका ब्रोमीन, क्लोरीन जैसे सब्सटेंसेस का यहाँ पे फिनॉल के साथ रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी दो काम होता है। यहाँ पे अगर आपका फिनॉल है, अब फिनॉल पे अगर आपने यहाँ पे डायरेक्टली ब्रोमीन डाल दिया, डायरेक्टली आपका ब्रोमीन है, ठीक है, तब यहाँ से क्या होगा, ये अपने आप को फिर काबू नहीं कर पाएगा। ब्रोमीन वाटर, Br2 ब्रोमीन वाटर, तब क्या होगा, ये फिर अपने आप को काबू नहीं कर पाएगा। ब्रोमीन यहाँ भी लग जाएगा, ब्रोमीन यहाँ भी लग जाएगा, और ब्रोमीन यहाँ भी लग जाएगा। तब फिर से ये अपने आप को काबू नहीं कर पाया, फिर बढ़ गया, तो इसे हम नाम देते हैं 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल। तो इस तरीके कुछ सब्सटेंस हमें देखने को मिलता है जब हम फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ब्रोमीन वाटर के साथ अगर हमने रिएक्ट किया तो हमें 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल मिल जाएगा, यानी कि ब्रोमीन अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा फिनॉल के ऊपर, ऑर्थो पैरा हर जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन अगर हमने क्या किया, अगर ये जो आपका फिनॉल है, अगर हमने इस पर डाल दिया, ब्रोमीन डाला, लेकिन हमने इसको CH2 के प्रेजेंस में डाला, कैडमियम डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में डाला, तब यहाँ पे ये एसोसिएशन मॉलिक्यूल्स का जाना बंद हो जाएगा। फिर क्या होगा, आपको फिर यहाँ सिंपल सा एक मेजर और एक माइनर प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा और साथ में एक ब्रोमीन जो आपका रहेगा वो जाके पैरा पे लग जाएगा। तब इस केस में आपको यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट मिला है और एक आपको यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट मिला है। तो इस तरीके से आपके कुछ कंपाउंड्स बनेंगे और तब हमें जाके यहाँ पे एक माइनर और एक मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। और एग्जाम्स में ये चीज़ बहुत कॉमन है, नाइट्रेशन में डाइल्यूट HNO3 डालना, कॉन्सनट्रेट HNO3 डालना, या ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन ज़्यादा स्टीम वोलेटाइल है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। या ब्रोमीन के केस में यानी हैलोजिनेशन के केस में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो आपको 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल मिलता है, यानी ब्रोमीन ज्यादा अमाउंट में रहता है, ज्यादा एक्सेस में आ जाता है। लेकिन अगर आपने इसको कैडमियम डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में डाला तो आपको एक मेजर और एक माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। एक ब्रोमीन आपका जाएगा पैरा पे, एक जाएगा आपका ऑर्थो पे, ऑर्थो वाला माइनर होगा, मेजर आपका पैरा वाला होगा। आई थिंक आपको इतनी बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आए तो बैक करके फिर से देख लो, फिर से समझ लो, और अच्छे से समझने के लिए आप चाहे तो अपने एनसीईआरटी को भी प्रेफर यहाँ पे कर सकते हैं, और वेरियस अदर साइड बुक्स भी आपकी बहुत सारी अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं। रीमन टीमन रिएक्शन को पढ़ने से पहले एक चीज और याद रखिएगा कि जो आपका 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल होता है,
ये फॉर्म होता है एज वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, फॉर्म्ड एज वाइट प्रेसिपिटेट, यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल यहाँ पे आपको मिलता है। ये चीज को आप यहाँ पे याद रखिएगा, एज वाइट प्रेसिपिटेट। ओके, अब हम बात करते हैं रीमर टीमन रिएक्शन की। रीमर टीमन रिएक्शन आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है फिनॉल का। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो फिनॉल होता है, जैसे ये आपका फिनॉल है, ओके, इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ, तब जाके हमें यहाँ से रीमर टीमन रिएक्शन करने पे हमें एक करस्पॉन्डिंग सब्सटेंस मिलता है, इसे हम सैलिसिल्डिहाइड कहते हैं, सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड। अब यहाँ पे क्या होता है, आइए आपको स्टेप वाइज यहाँ पे आपको सिखाते हैं, स्टेप वाइज आपको यहाँ पे सीखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो रीमर टीमन रिएक्शन में सबसे पहले क्या आता है कि हम यहाँ पे डालते हैं हमारे यहाँ पे CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म, और साथ में डालते हैं हम यहाँ पे एक्यूएस NaOH, यानी कि एक्यूएस का मतलब एक्यूएस जहाँ भी रहेगा याद रख लीजिएगा कि वो लिक्विड फॉर्म में, एक्यूएस का मतलब कि लिक्विड फॉर्म में। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा, कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, O माइनस, और ये आपका Na+ हो जाएगा, हाँ O- और Na+ हो जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ, सोडियम पॉजिटिव चार्ज के साथ, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका CHCl2 लग जाएगा, CHCl2 लग जाएगा, यानी कि एक Cl जो है वो यहाँ पे इस H के साथ भाग गया है, और एक H यहाँ भी है, इस H के साथ ये आपका Cl एक भाग गया है। समझे कि नहीं? देखिए आपका यहाँ पर O- यहाँ से चला गया इसके पैरा पोजिशन पे, Na+ चला गया, यानी NaO तो हट गया पूरा का पूरा। फिर यहाँ से CH और Cl2 चला गया, यानी कि यहाँ पे बस एक क्लोरीन बचा, यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा, और यहाँ से एक 2 OH बचे। तो ये वाटर यहाँ से गया, और यहाँ से HCl भी माइनस हुआ, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि आपका एक Cl माइनस हो जाएगा, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एक Cl माइनस हो जाएगा। फिर क्या होगा, रीमर टीमन रिएक्शन में हम आगे जाके इसको फिर से NaOH के प्रेजेंस में डालेंगे। अब पहले हमने क्लोरोफॉर्म और NaOH दोनों डाला था, अब हम इसको सिर्फ NaOH, यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में फिनॉल हमारा रिएक्ट करता है। ये आपने देखा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने की वजह से ही हम इसे कहते हैं कि ये वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है, ज़्यादा बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके साथ होती है। तो NaOH के साथ अगर हम इसको डालेंगे क्या होगा, सोचो सोचो क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई। बस यहाँ पे अब आपका 2 Na, यहाँ से एक Na और एक Na इस Cl को लेकर चला जाएगा, Cl को लेकर चला जाएगा, Cl को लेकर चला जाएगा, समझे? ये एक मिनट, ये 2 NaOH होगा, सॉरी 2 NaOH। अब ये क्या करेगा, इस Cl को लेके भाग जाएगा, इस Cl को लेके भाग जाएगा। अब फिर हमें जो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग कंपाउंड जो हमें आगे देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, ये O- और Na+ तो ऐसे ही रहेगा। जिन्होंने मेरी बात को यहाँ पे फॉलो किया कि यहाँ से Na को लेके भागेगा, Na को लेके भागेगा, ऐसा नहीं होगा। याद रखना, यहाँ पे चीज़ों को यहाँ से गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, आपसे अगर हुई है तो आप उस बात को मानिए। मेरे से गलती हुई है, मैंने इसलिए बोला ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए मैं सही कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिन लोगों ने समझ लिया बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। थोड़ी सी गड़बड़ हुई उनको भी बहुत सारा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी टाइम है, अभी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बस आपका अब CH जो है वो बस यहाँ पे CHO लग जाएगा, ये 2 Na इस Cl को लेकर भाग जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 NaCl यहाँ से माइनस हो गया, 2 NaCl हमारे यहाँ से माइनस हो गया। अब हमें यहाँ से बस कुछ नहीं करना, अब हमें बस इस Na को हटाना है, हमें बस इस Na को हटाना है ताकि हमें यहाँ पे फिनॉल हमारा मिल जाएगा रिस्पॉन्डिंग। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डाल देंगे H+, यानी कि एसिड H+, और क्या होगा, क्या होगा OH- आयंस। तब यहाँ से क्या होगा, एसिड के में डालने पे अब हमारा यहाँ पे फिनॉल तैयार हो जाएगा। अब Na जो रहेगा, Na के पास पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इस OH- को लेके भाग जाएगा, ट्रैक कर लेगा, तो NaOH यहाँ से आपका माइनस होके निकल जाएगा, NaOH फिर से आपका यहाँ से माइनस हो जाएगा, H यहाँ पे लग जाएगा, और CH आपका एज इट इज रहेगा। और ये जो कंपाउंड हमारे यहाँ बन के तैयार हुआ इसी को हम सैलिसिल्डिहाइड कहते हैं, सैलिसिल्डिहाइड। तो रीमर टीमन रिएक्शन से आपको यहाँ पे सैलिसिल्डिहाइड देखने को मिलता है, और ये सैलिसिल्डिहाइड का आपका स्ट्रक्चर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसको स्टार मार्क करके रख लीजिए, एग्जाम में जरूर पूछ लेता है। कन्वर्जेंस में या घुमा फिरा के हो सकता है आपसे रीमर टीमन रिएक्शन कहीं ना कहीं से आपके सामने आ ही जाए, तो आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर हर चीज में रहना है। ओके, अब अगला रिएक्शन, अगला ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, जिसे हम कोल्बे रिएक्शन कहते हैं। कोल्बे रिएक्शन भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन।
तो कॉल्बे रिएक्शन भी आपका फिनॉल का ही दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। कॉल्बे रिएक्शन तो एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है, रिमेटिमन भी आया हुआ है, कॉल्बे भी आपका आया हुआ है। ओके, तो कॉल्बे रिएक्शन में क्या होता है कि आपका ये जैसे एक फिनॉल है, ये आपका फिनॉल है। अब इसके साथ सबसे पहले हम ट्रीटमेंट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अच्छे से रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ क्या होगा, ये जो OH है ये इस H को लेके यहाँ से भागेगा। क्यों भागे, क्योंकि ये H प्लस आयंस है और ये OH माइनस आयंस है। ओके, और यहाँ पे O नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे NH पॉजिटिव चार्ज है, तो सिंपल है भाई, नेगेटिव पॉजिटिव को लेके भागेगा, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, बस बात खत्म। तो अब यहाँ क्या होगा, अब हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब ये आपका O माइनस Na प्लस हो गया है और यहाँ से आपका वाटर यहाँ से गायब हो गया, यानी कि H2O तो यहाँ से निकल गया। तो कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसको हम सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं, इसको हम सोडियम फिनॉक्साइड आयन यहाँ पे कहते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। अब इसका ट्रीटमेंट जब हम आगे जाके CO2 और एसिड के प्रेजेंस में करेंगे, CO2 और एसिड के प्रेजेंस में करेंगे, तब हमें यहाँ से हमारा करस्पॉन्डिंग एक फिनॉल देखने को मिलेगा। OH ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा और C डबल बॉन्ड OH यहाँ पे आ जाएगा, C डबल OH। अब ये जो कंपाउंड बना ये क्या हो गया, COH ग्रुप लग गया है। COH ग्रुप लगने का मतलब कि ये अब आपका एक नया कंपाउंड जो तैयार हुआ, इसका नाम हम देते हैं यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। तो कॉल्बे रिएक्शन से आपको यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड देखने को मिलता है। ये रिएक्शन आपको देखने में रेमाटिमन से आसान लग रहा है, लेकिन विश्वास के रेमाटिमन ज्यादा आसान यहाँ पे पड़ता है। कॉल्बे रिएक्शन सवाल हमेशा बनते हैं और लोग यहाँ पे फंसते भी जरूर हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, तो जब आपने फिनॉल में पहले NaOH डाला तो आपको यहाँ सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिला, फिर आपने इसको CO2 और H प्लस यानी कि एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया, तो हमें करस्पॉन्डिंग हमारा यहाँ से सैलिसिलिक एसिड देखने को मिल गया है। ओके, समझ में आया कि नहीं? समझ में अगर आया तो वीडियो को लाइक करो, नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लो, और बाकी बुक्स को भी फॉलो कर लो। अगर यहाँ पे समझ में अच्छे से नहीं आ रहा है तो बुक्स को भी यहाँ पे पढ़ते रहो, समझ में आ रहा है तब भी बुक्स को पढ़ो, क्योंकि बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो गया आपका यहाँ पे कॉल्बे रिएक्शन। अब यहाँ पे फिनॉल का एक आखिरी रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ, और एक होता है आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन, फिनॉल का ऑक्सीडेशन भी होता है और जिंक डस्ट के साथ भी रिएक्शन होता है। तो अब ये अगर आपका फिनॉल है, ये आपका फिनॉल है, अब अगर इसका ट्रीटमेंट जिंक डस्ट के साथ हुआ, जिंक डस्ट के साथ, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, बेंजीन मिल जाएगा, यहाँ से बेंजीन देखने को मिलेगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है कि फिनॉल का रिएक्शन अगर जिंक डस्ट के साथ करें तो हमें कौन सा कंपाउंड देखने को मिलेगा। बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे गलती करते हैं, तो आपको गलती नहीं करनी है। याद रखिएगा जिंक डस्ट के साथ जैसे ही रिएक्शन आप फिनॉल करेंगे आपको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन देखने को ही मिलेगा, सिर्फ बेंजीन ही देखने को मिलेगा। ओके, अब आखिरी जो इसका यहाँ पे रिएक्शन शायद होता है, ये होता है आपका ऑक्सीडेशन। अब ये फिनॉल है, फिनॉल का अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा, फिनॉल का ऑक्सीडेशन करने पे हमें एक कंपाउंड यहाँ पे देखने को मिलता है, वो कुछ कंपाउंड आपका इस तरीके का होता है, डबल बॉन्ड O यहाँ पे रहेगा, डबल बॉन्ड O यहाँ पे रहेगा, और इसका एक नाम होता है, क्या होता है, पैरा बेंजोक्विनोन। मैंने यहाँ पे पैरा क्यों बोला, क्योंकि डबल बॉन्ड O दोनों आपके पैरा पोजीशन पे है, इसलिए हम पैरा बेंजोक्विनोन भी कहते हैं। वैसे तो एग्जाम में अगर सिर्फ बेंजोक्विनोन भी अगर सिर्फ ऑप्शन में दिया हुआ है, पैरा नहीं लगाया है और कोई ऑप्शन में नहीं है, तो आप बेंजोक्विनोन को ही टिक कीजिएगा, वो सही होगा। लेकिन अगर वहाँ पे P लिखा है तो आपको पैरा बेंजोक्विनोन एग्जैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो सही होता है, पैरा पोजिशन पे देखने को मिलता है हमें ऑक्सीडेशन करने पे फिनॉल का। तो फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ हमें बेंजीन देगा, ऑक्सीडेशन करने पे पैराबेंजोक्विनोन देगा, कॉल्बे रिएक्शन से हमें सैलिसिलिक एसिड मिलेगी, रेमेटेमन रिएक्शन से हमें सैलिसल्डिहाइड मिलेगा, और हेलोजनेशन करने पे हमें यहाँ पे एक माइनर मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, ट्राइब्रोमोफिनॉल मिलेगा ब्रोमीन वाटर के साथ, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ हमें 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड, और डाइल्यूट HNO3 के साथ हमें नॉर्मल माइनर मेजर प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे हम बढ़ चुके हैं अपने इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, जो कि यहाँ पे है आपका कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स, यानी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे एल्कोहल्स हैं जो कमर्शियली काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका एक होता है आपका यहाँ पे मेथनॉल। मेथनॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, CH3OH इसका ये फॉर्मूला होता है। ये हमें कैसे मिलता है, तो इसके बारे में कुछ बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आप डायरेक्टली इन बातों को याद करिए, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट, मेथनॉल को हम वुड स्पिरिट भी कहते हैं। इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है बाई कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ CO एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ ZNO Cr2O3
कैटलिस्ट, यानी कि आपका ये जो CO होता है इसके ऊपर अगर हमने ZnO और Cr2O3 डाला, एक हाई टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए और प्रेशर भी हाई होना चाहिए, तब जाके हमें यहाँ से मेथनॉल देखने को मिल जाता है। ये हमें मेथनॉल दे देता है, मेथनॉल दे देता है। और यहाँ पे एक चीज़ और, ये 2H2 भी यहाँ पे होता है, ध्यान दे लीजिएगा। फिर ये कलरलेस होता है और पॉइजनस गैस होता है। और एक चीज़ और, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है, क्या आप कह सकते हैं, बॉयल होता है एट 337 केल्विन टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर भी कभी कभी पूछ देता है कि याद रखिएगा, तो 337 केल्विन टेम्परेचर इसका यहाँ पे होता है। 337, एक मिनट रब ही कर लेता ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो ये होता है 337 केल्विन टेम्परेचर पे बॉयल होता है। और फिर इसे एज अ सॉल्वेंट इन पेंट्स, वार्निश एंड चीफली फॉर मेकिंग HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। आई थिंक आपको मेथनॉल की बातें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं यहाँ पे, और अगला जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपका यहाँ पे इथेनॉल होता है। एथेनॉल को हम ऑब्टेन करते हैं फर्मेंटेशन के थ्रू, कमर्शियली इसको ऑब्टेन किया जाता है, जो कि बहुत ही पुराना मेथड है शुगर से निकालने का, शुगर से फर्मेंट करके। फिर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अंडरगो फर्मेंटेशन, यानी कि ग्लूकोज फ्रक्टोज को हम फर्मेंट करते हैं किसी एक दूसरे एंजाइम जाइमेस के प्रेजेंस में, जो कि ईस्ट में मिलता है, तब जाके हमें यहाँ से एथेनॉल ऑब्टेन होता है। एथेनॉल का पहले फॉर्मूला लिखो, C2H5OH होता है, एथेनॉल होता है। जैसे अगर आपका ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा था C6H12O6, इसको जब हमने डाला जाइमेस के प्रेजेंस में, जो कि हमारा एक एंजाइम होता है, तो हमें यहाँ से इथेनॉल देखने को मिल जाता है। वाटर यहाँ से निकल जाता है और ये 2 टाइम्स में देखने को मिलता है, चाहे ग्लूकोज का यूज़ करें या फ्रुक्टोज। ग्लूकोज फ्रुक्टोज का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि हमें सुक्रोज से मिलता है। फिर ये एक कलरलेस लिक्विड होती है। फिर इसे एज अ सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्री एंड इन प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। और याद रखिए ये एक पॉइजनस भी होता है काफ़ी। एक चीज़ और यहाँ पे आता है कि एक पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा कि जब भी हम एथेनॉल पे अगर हमने कॉपर सल्फेट डाला, CuSO4 डाला, और यहाँ पे CuSO4 को हमने डाला और पिरिडीन को डाला यहाँ पे, पिरिडीन, तब इससे इसका डीनेचुरेशन हो जाता है, इससे हमारा डीनेचुरेशन हो जाता है अल्कोहल का। ये हमारा डीनेचुरेट कर देता है इसको, इसी को हम डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं। याद रखिएगा CuSO4 को हम डालते हैं ताकि इसको एक कलर मिले, टू गिव द कलर इथेनॉल में। लेकिन पिरिडीन एक फोल स्मेल देता है, अब फोल स्मेल, बहुत गंदी महक देता है इसकी और ये गंदी महक और कलर के आने की वजह से ही हम कह सकते हैं कि अल्कोहल का डीनेचुरेशन यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आई थिंक अब यहाँ पे आपका ये लेक्चर खत्म हो चुका है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे अब तक के लिए मैंने यहाँ पे सारे कवर अप कर दिए हैं इस चैप्टर के। अब हमारा जो आखिरी टॉपिक बचेगा, इसका शायद एक पार्ट अभी और आएगा, जहाँ पे हम ईथर्स की बात यहाँ पे करेंगे। ईथर्स की बात अभी तक हमने यहाँ पे नहीं की है। तो यहाँ तक मैंने जितने भी टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ाए हैं, इतने सारे रिएक्शंस, अल्कोहल के, फिनॉल के, केमिकल रिएक्शंस, और यहाँ पर कमर्शियल इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स, फिजिकल रिएक्शन, जितने भी तक मैंने पढ़ाए हैं, सबको आप ज़रूर से यहाँ पे एक बार खुद से भी आप पढ़ के देख लीजिएगा, बुक्स वगैरह से भी। और चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट में आप चाहेंगे तो आपको वहाँ पे सारा वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री से लेकर अब तक जितनी भी यहाँ पे वीडियोस होंगे सबको सब आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो से हम जुदा लेते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में जहाँ पे हम इथर्स की बात करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट जरूर से कर लीजिए, और ऐसे वीडियो और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड बी काइंड टू योर सेल्फ।